अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उस्मान तारिक है और मैं एक आम सा पाकिस्तानी हूँ। चंद दिन पहले मैंने मीडिया पर एक खबर सुनी कि पाकिस्तान में पानी से चलने वाली गाड़ी ईजाद हो चुकी है। यकीन मानिए, सुनकर खुशी की इंतहा न रही कि हमारे मुल्क में ऐसा जोहर काबिल मौजूद है और हम न जाने किस परेशानी में पड़े रहते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद डॉक्टर अताउर रहमान, जो हमारे एक रिनाउड साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि ये कार का आइडिया टोटली फ्रॉड और टोटली नॉनसेंस है। सुनकर बड़ी हैरत हुई और धचका भी लगा कि आखिर उन जैसा बंदा एक चलती फिरती कार जिसको कई लोगों ने जिसका मुजाहरा देखा, उसको फ्रॉड और नॉनसेंस कह कैसे रहा है। तो मैंने सोचा कि कुछ तहकीक की जाए, कुछ सोचा जाए और कुछ ढूंढा जाए, कुछ चीज़ों को दोबारा पढ़ा जाए जो पहले कभी पढ़ी थी और भूल गई। तो ये जाना जाए कि क्या पानी से चलने वाली गाड़ी क्या वाकई आ चुकी है। The question is, so the water car, has it finally arrived? Okay, तो ये जानने के लिए जिन टॉपिक्स को मुझे देखना पड़ा वो कोई और नहीं, वही टॉपिक्स थे जो कि इन डिस्कशंस में उठाए गए। तो हम इब्तदा करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कि ये जो लॉज होते हैं ये होते क्या हैं और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता क्या है, क्या चीज़ है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे कैपेसिटर पे, क्योंकि ये कैपेसिटर का लफ्ज़ जो तलत हुसैन का प्रोग्राम था गालिबन 30 जुलाई को टेलीकास्ट हुआ 2012 को, तो उसके अंदर आगा वकार साहब के साथ जो एक असिस्टेंट थे उन्होंने अपनी गाड़ी का फंक्शन एक्सप्लेन करते हुए कैपेसिटर का लफ्ज़ यूज़ किया। तो मैंने ये समझा कि हमें इल्म होना चाहिए कि कैपेसिटर क्या होता है और इसका बेसिक आइडिया क्या है। तीसरा हम बात करेंगे पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के ऊपर कि ये पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन क्या भला है। ये भी जो कॉन्सेप्ट था उन्होंने आगा वकार साहब के असिस्टेंट ने अपनी गाड़ी को एक्सप्लेन करते हुए ये बताया था। चौथा हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर कि इलेक्ट्रोलिसिस बेसिकली वो प्रोसेस था जिसकी बेसिस पे आगा वकार साहब ने पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इकट्ठा अलहदा किया और उससे हाइड्रोजन प्रोड्यूस की जो उनके इंजन में बिलाखिर चली। सो हमें ये जानना ज़रूरी है कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या प्रोसेस है। और पांचवा हम डिस्कस करेंगे किस चीज़ को, हम डिस्कस करेंगे उन स्टेटमेंट्स को जो कि उस प्रोग्राम में पेश की गई और कोशिश करेंगे कि उस बात का जवाब दिया जाए, उन चीज़ों का जवाब दिया जाए। तो चलिए, और ये फिर हम मालूम करने की कोशिश करेंगे कि फ्रॉड है क्या और होता क्या है और क्या इसमें वाकई कोई फ्रॉड किया गया है। पहले हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर। ये है जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉज होते क्या हैं, ये जो फिजिक्स के लॉज हैं ये बने कैसे, होते क्या हैं और क्या ये गलत हो सकते हैं। भाई होता यह है कि साइंसदान जनरली कोई ऑब्जर्वेशन करते हैं और फिर उसकी बेसिस पे एक थ्योरी या कोई आइडिया कायम करते हैं और फिर रिपीटेडली एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो अगर वो आइडिया रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स में कई साइंटिस्ट की तरफ से, सिर्फ एक साइंटिस्ट की तरफ से नहीं, कई साइंटिस्ट की तरफ से काफ़ी अरसे तक कोई उसमें कोई गलती, कोई सिकम निकलता नहीं है, तो वो आइडिया लॉ बन जाता है। ये बेसिकली लॉ जो बड़े बड़े लॉज हैं ये गवर्न करते हैं कि हम जो देखते हैं कि नेचुरल प्रोसेसेस कैसे वकूफ़ पज़ीर होते हैं। इनमें से फॉर एग्जांपल कुछ जो मशहूर लॉज हैं, एक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, कर्कॉफ करंट लॉ एंड कर्कॉफ वोल्टेज लॉ है, जिसमें बताते हैं कि जब इलेक्ट्रिक करंट, फॉर एग्जांपल बताते हैं जी उसके अंदर केसीएल में बताते हैं कि जी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कैसे फ्लो करती है कि फॉर एग्जांपल एक वायर आ रही है और उस वायर का एक जंक्शन है
जिसके अंदर से आगे दो वायर्स निकल रही हैं, तो कर्क करंट लॉ ये कहता है कि जी जो करंट अंदर जा रही है वो करंट जो बाहर जा रही है दो, इन दोनों के सम के इक्वल है। मतलब ये कॉमन सेंस की बात है, और इस तरह की चीज़ें ना सिर्फ ये कॉमन सेंस की बात है बल्कि ये चीज़ें मल्टीपल क्या रिपीटेड अनलिमिटेड एक्सपेरिमेंट से ये चीज़ें प्रूव हो चुकी हैं और इनको गलत नहीं साबित किया जा सका। अच्छा, और लॉज में जी कुछ लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस भी हैं, और फिर हम और कुछ और लॉज भी हैं। चलिए हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे कि ये किस चिड़िया का नाम है। तो ये कहता ये है कि इसकी स्टेटमेंट पे हम आते हैं। स्टेटमेंट जनाब बड़ी सीधी सी है। ये कहता है टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी तवानाई की कुल मिकदार इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, यानी ऐसा सिस्टम जिसमें बैरूनी मुदाखलत ना हो, या किसी बैरूनी मुदाखलत को, जैसा कि हम पाकिस्तान में वकूअ पज़ीर होने वाली मुख्तलिफ इशूज़ को बैरूनी मुदाखलत का ज़िम्मेदार ठहराते हैं। तो ऐसा सिस्टम जिसके अंदर किसी किस्म की बैरूनी मुदाखलत ना हो, तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट ओवर टाइम, remains constant over time। इसको कैसे समझा जाए? चलिए एक इससे पहले कि मैं मजीद जो टेक्निकल एग्जांपल्स हैं उनमें जाऊं, हम एग्जांपल लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास, एक और लॉ है उससे, या चलें हम उसमें एक सादा सी एग्जांपल ये है कि ये जी आपका एक से कंटेनर है, कंटेनर बंद है, राइट, इसमें आइस क्यूब्स पड़े हुए हैं, ठीक, आइस क्यूब्स काफ़ी सारे हैं। वैसे ग्रीन कलर के आइस क्यूब्स आपने ज़िंदगी में कभी नहीं देखे होंगे, लेकिन बस ये अज्यूम कर लें कि ये आइस क्यूब्स हैं। अच्छा जी, हम करते ये हैं, अभी हम ये जो है ना ज़हन में रहा है कि हम कंजर्वेशन ऑफ मास की बात कर रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास की भी बात हो रही है, इसको ताकि आइडिया समझ में आ जाए कि एनर्जी का इससे मतलब क्या, कोई मिसाल देने की बात हो रही है। अच्छा, तो अब हम इसको जी जनाब हीट करते हैं, हम जी ये जी फ्लेम लगा हुआ है, ठीक, इसको पीछे से जी सीएनजी की सप्लाई आ रही है गैस की सप्लाई आ रही है, उसे हीट करते हैं। तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, पानी क्या बनना शुरू हो जाएगा जनाब, पानी जो है ना, सॉरी जो आइस होगी वो गैस की सूरत इख्तियार करना शुरू हो जाएगी, सॉरी आइस से होगी वो पानी की सूरत पहले इख्तियार करना शुरू करेगी, ठीक, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ज़्यादा गर्म होगा तो फिर उससे भाप बनना शुरू हो जाएगी। तो एक स्टेज आएगा कि जब पानी एवापोरेट हो जाएगा और सारा जो है इसके अंदर, इस कंटेनर के अंदर सारे का सारा पानी जो है वो भाप की फॉर्म में होगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसके अंदर से जो पानी था शुरू में उतना ही पानी के मॉलिक्यूल्स बाद में भी हैं? जवाब है हाँ। तो हुआ क्या, सिर्फ उसकी स्टेट चेंज हुई। आइस सॉलिड फॉर्म में थी, पानी सॉलिड फॉर्म में था, पानी उससे लिक्विड बना, लिक्विड से वो गैस की फॉर्म में चला गया। पहले सॉलिड था, फिर लिक्विड बना, फिर वो गैस बन गया। अब इस कंटेनर को उठा के आप रेफ्रिजरेटर में डाल दें, रेफ्रिजरेटर में नहीं फ्रीजर में डाल दें, तो पहले वो लिक्विड बनेगा, फिर वो सॉलिड दोबारा आइस की फॉर्म में आ जाएगा इवेंचुअली। तो जो आइस होगी उसकी क्वांटिटी उतनी ही होगी। तो हो ये रहा है कि इसकी स्टेट चेंज हो रही है, लेकिन मजमूई इसकी जो मिकदार है वो वही रहेगी। चलिए हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से पे, कि अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या वाला है। इसके लिए हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। पहले हम एग्जांपल लेते हैं जनाब पेंडुलम की। आपने अक्सर देखा होगा घड़ियों में जो पेंडुलम मूव कर रहा होता है। आप ये पेंडुलम खुद भी बना सकते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आपने बस करना यह है कि एक पॉइंट से एक आपने स्ट्रिंग बांधनी है, राइट। स्ट्रिंग के एंड में आपने एक बस कोई मास जो है वो लटका देना, कुछ भी लटका दें, पत्थर लटका दें छोटा सा। अच्छा, अब आपने करना यह है कि जनाब एक बंदे ने आके
काम किया, थोड़ा सा काम क्या किया उसने, कुछ तवानाई इसको दी। तवानाई कैसे दी उसने इसको उठा के इस पोजीशन पे ले आया, राइट। तो उसके बाद अब इसके बाद इसके अंदर कोई बैरूनी मुदाखलत नहीं होने वाली इस पेंडुलम में, ठीक। अब पेंडुलम क्या करेगा? अब पेंडुलम चूंकि यहां पे पहुंच गया है, अब उसके ऊपर अर्थ की ग्रेविटी पुल कर रही है, राइट। हम ये अज्यूम करेंगे ये सारा सिस्टम अर्थ के अंदर है, तो होगा ये कि इसकी इस पोजीशन की वजह से इसके अंदर एनर्जी की एक फॉर्म जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो किसी भी चीज में उसकी पोजीशन की वजह से होती है। तो इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। अब पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी कैसे? जब आप इसको छोड़ देंगे और उसके बाद आपने इसको टच नहीं करना, उसके बाद क्या होगा? ये अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से आहिस्ता 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 तो नहीं, काफी तेजी से सेंटर की तरफ आएगा, राइट। सेंटर की तरफ आके जब ये पहुंचेगा सेंटर तक, तो ये सेंटर पे रुकेगा नहीं। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि ये एक स्पीड से आ रहा है, ये आगे चलता जाएगा, राइट। आगे चलते चलते ये वापस जनाब ऑलमोस्ट उसी पोजीशन पे पहुंच जाएगा जिस पोजीशन से ये चला था, इस साइड उतनी हाइट पे पहुंच जाएगा। वैसे अगर ये लॉसलेस सिस्टम है कि जिसके अंदर किसी किस्म के कोई भी लॉसेस नहीं है, मतलब फ्रिक्शन नहीं है, एयर प्रेजेंट नहीं है, यानी कुछ और रोकने वाला आंसर नहीं है, तो ये एग्जैक्टली उसी हाइट पे पहुंचेगा जहां से ये चला है, मतलब इतनी ही हाइट पे ये यहां पे भी पहुंच जाएगा। अच्छा जी, तो फिर उसके बाद जब यहां पहुंच गया तो दोबारा इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब दोबारा ये इसने मूव करना शुरू किया अपनी एनर्जी को रिलीज करने के लिए, करता 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 जब सेंटर में आया तो ये दोबारा किसी स्पीड के साथ ट्रेवल कर रहा है, जिसकी वजह से इसमें काइनेटिक एनर्जी की वो फॉर्म है जो किसी चीज की मोशन की वजह से होती है। अब काइनेटिक एनर्जी जनाब इसको चलने से अब ये रुक नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ रोकने के लिए है नहीं, तो ये वापस इस पोजीशन में चली जाएगी। तो ये पेंडुलम की तरह चलता रहेगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा। तो हो क्या रहा है इस सिस्टम में? एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से जो कि इस पेंडुलम ने गेन की, क्योंकि बाहर से किसी आदमी ने उठा के इसको यहाँ पे रख दिया था, पोटेंशियल एनर्जी से ये काइनेटिक एनर्जी में जा रही है, फिर काइनेटिक एनर्जी से एनर्जी ट्रांसफॉर्म होकर पोटेंशियल एनर्जी में जा रही है। हाउएवर ये जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है ये कांस्टेंट है। अब आपके ज़हन में ये सवाल आएगा कि ये रुकता क्यों है? व्हाई डज इट स्टॉप आफ्टर सम टाइम, मतलब कुछ देर के बाद ये रुक क्यों जाएगा? ये सवाल। अच्छा, उसकी रीजन ये है कि जी इसकी जब ये स्विंग कर रहा होगा तो फ्रिक्शन होगी, कोई यहाँ इस पॉइंट पे फ्रिक्शन होगी, कुछ जनाब हवा की फ्रिक्शन होगी, उसकी वजह से जो इसकी एनर्जी है ये दूसरी फॉर्म्स में डिसिपेट होगी, यानी निकलेगी। तो फिर इसकी एनर्जी कम होना शुरू होगी, होते 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 अल्टीमेटली आके जनाब यहाँ रुक जाएगा। तो ये एक एग्जांपल हो गई। दूसरी हम एग्जांपल लेते हैं जनाब, एक आपके पास बाउल है, ठीक, उधर से आपने एक बॉल जो है आपने इस पोजीशन से आपने रखी और फिर आपने छोड़ दिया उसको। तो जनाब ये बॉल जो है यहां से चलेगी, इसमें अब बॉल में यहाँ पे क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। अब बॉल उसको अर्थ की ग्रेविटी की वजह से ये चलेगी चलेगी चलेगी, जब ये सेंटर में पहुंचेगी तो इसमें क्या है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। जब ये चलना शुरू होगी तभी से इसमें इसकी जो कुछ पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरह पेंडुलम में भी यही हो रहा है। अच्छा जी, तो ये काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये आगे चलती रहेगी, आगे चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी, और ये वापस इसके ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगी, स्लाइड के ऊपर, और अल्टीमेटली जनाब ये इस पोजीशन पे पहुंच जाएगी। अगर ये लॉसलेस सिस्टम है, यानी कि फ्रिक्शन नहीं है और ना ही किसी किस्म की कोई और रेजिस्टेंस है, तो ये बॉल यहाँ पे उसी हाइट पे पहुंचेगी जहां से ये इस जगह से स्टार्ट हुई है। अच्छा जी, और अब यहाँ पे पहुंच के इसने दोबारा पोटेंशियल एनर्जी गेन कर ली। अब दोबारा ये फिर वापस जाएगी, वापस जाते जाते फिर सेंटर में आएगी, काइनेटिक एनर्जी में कंप्लीटली इसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो चुकी होगी, और फिर उसके बाद ये वापस इधर चढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये सिस्टम चलता रहेगा। अगेन ये सवाल है, व्हाई डज इट स्टॉप?
आफ्टर सम टाइम। तो उसकी वजह है कि रियल सिस्टम्स में फ्रिक्शन होती है, एयर की रेजिस्टेंस होती है और दूसरे लॉसेस होते हैं, बेसिकली यही लॉसेस होते हैं। तो इसकी वजह से ये एनर्जी जो है दूसरी फॉर्म्स में डिसिपेट होती है, जैसे हीट एनर्जी में, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से वो हीट प्रोड्यूस होती है। अगर आपको एग्जांपल चाहिए तो आप अपने दोनों हाथ आपस में रगड़ें, आपको आपके हाथ गर्म हो जाएंगे, वो फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस हुई है। आई सी। तो जनाब ये एक और एग्जांपल है एनर्जी की कन्वर्जन की, लेकिन टोटल एनर्जी जो है वो सिस्टम में कांस्टेंट है। अच्छा जी, अब तीसरी हम एग्जांपल लेते हैं आपकी जो हाइडल पावर प्रोड्यूस होती है। कभी आपने सोचा ये हाइडल पावर प्रोड्यूस कैसे होती है? अच्छा जी, डैमों से प्रोड्यूस होती है, बिल्कुल पता है डैमों से होती है, लेकिन डैम का प्रिंसिपल क्या है? जी प्रिंसिपल जो है वो भी बड़ा सादा सा है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल काम है तो सही प्रिंसिपल अलबत्ता निस्बतन सादा है। तो उसमें होता क्या है जनाब, से डैम के अंदर पानी आपने स्टोर किया हुआ है। अब पानी स्टोर किया हुआ है तो, और उसके डैम के नीचे से आपने जो है ना वो टनल निकाली हुई होगी। टनल जो है वो इसलिए आप निकालते हैं ताकि आप पानी के फ्लो को कंट्रोल कर सकें, ठीक। और नीचे जनाब एक अदद टरबाइन लगी होनी है, यहाँ जनाब एक टरबाइन लगी हुई जो बेस स्टेशन होता है नीचे, ठीक है जी। अब ये टरबाइन जो है ना ये स्पिन हो रही होगी, राइट। ये जो है ना जनाब स्पिन हो रही होगी, पानी जो है ना ये इसके अंदर से मतलब इसको छूता हुआ निकल रहा होगा। तो ये टरबाइन जो है स्पिन हो रही है, और स्पिन किस तरह हो रही है? स्पिन इस तरह हो रही है जनाब कि इधर से जो पानी है ना वो आ रहा है अंदर से, तो ये पानी जो है उसको, पानी का जो फोर्स है उसको स्पिन कर रहा है। और ये स्पिन करने से क्या हो रहा है जनाब, स्पिन करने से वो ये किसी उसके क्या कहते हैं, इसके इर्द गिर्द मैग्नेट्स होंगे या इसके ऊपर कॉइल्स लगे होंगे, तो उससे क्या प्रोड्यूस हो रही होगी, उससे इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस हो रही होगी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। अब हो क्या रहा है इस सारे सिस्टम में, इधर पानी की चूंकि इस बुलंदी पे वाक़ है तो इसकी पोजीशन की वजह से इसके अंदर है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। पानी जब फ्लो होना शुरू हुआ तो इसके अंदर आ गई इसकी मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ने क्या किया, इस टरबाइन को स्पिन किया। स्पिन करने से ये क्या प्रोड्यूस हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और साथ में जो बाकी जो एनर्जी पानी में बची वो फिर पानी जो है वो आगे फ्लो किया, पानी आगे फ्लो कर जाएगा, यहाँ रुकेगा तो नहीं, पानी आगे फ्लो कर जाएगा फिर, ठीक। तो इस सिस्टम में जनाब एनर्जी कहाँ से, किससे और किस में कन्वर्ट हो रही है जी? पोटेंशियल एनर्जी से कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में, और फिर काइनेटिक एनर्जी से ये जा रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और प्लस सम अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी विच इज लेफ्ट इन द वाटर, जो कि आगे जाके फ्रिक्शन की वजह से फिर वो किसी झील में चला जाएगा या जो भी होगा उसके साथ। अच्छा जी, तो अगली हम एग्जांपल लेते हैं जनाब किस चीज की, लाइट बल्ब। कभी सोचा लाइट बल्ब चलता कैसे? ये भी कोई सादा सा सिलसिला है एडिसन को अल्लाह जन्नत नसीब करे। अब उसने जनाब हमारा काम जो है वो बड़ा आसान कर दिया, बिजली वाला। होता क्या जी, लाइट बल्ब में आपकी जी मेन सप्लाई आ रही है कहीं से, ठीक। मेन सप्लाई आप कैसे डिनोट करें जी, मेन सप्लाई जी ये आप ऐसे डिनोट कर दें, ये जी आपको वापडा से सप्लाई आ रही है। अच्छा सवाल ये, मतलब इसके लिए कंडीशन ये है कि आपकी जो है ना अभी लोड शेडिंग ना हो रही हो अच्छा बारह जी मेन सप्लाई जी वापडा से आ रही है, बीच में आपने स्विच लगा दिया जी, स्विच, ये स्विच है क्या जी, स्विच। अच्छा जी, और ये जी एक बल्ब लगा हुआ है, बल्ब हमारा बल्ब जो है वो बड़ा बदसूरत सा है, लेकिन चले गुजारा करें। अच्छा जी, बल्ब लगा हुआ है और फिर ये जी जाके यूं सर्किट बना हुआ है। अब होगा क्या, जब आप ये स्विच क्लोज करेंगे तो फिर क्या होगा फिर वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। अच्छा बहरहाल, जब आप स्विच क्लोज करेंगे तो जनाब अली इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो फ्लो करेगी। इलेक्ट्रिकल करंट बाय द वे क्या है जी, फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जो भी फ्लो करता है उससे इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस होती है। अच्छा जी, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी और जब ये इधर पहुंचेगी तो ये बेसिकली कौन सी एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना। तो जब इधर बल्ब के बाद बल्ब के अंदर पहुंचेगी तो ये फिलामेंट को हीट करेगी और उससे लाइट प्रोड्यूस होगी। तो इससे क्या होगा जी, थर्मल एनर्जी आप कह लें, या मतलब या लाइट कह लें, या हीट एंड लाइट, एक तो हीट प्रोड्यूस होगी, राइट।
और दूसरी क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी, दूसरी जी आपकी लाइट आएगी। ठीक, तो इसमें क्या हो रहा है जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में। अगेन इसके अंदर भी पिछली सारी एग्जांपल्स की तरह जो सम ऑफ एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ से आई और जो इलेक्ट्रिकल जो हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस हुई, ये कांस्टेंट है, राइट। इसी तरह जो पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, फिर आगे प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये जो इसका सम जो है, टोटल सम, ये कांस्टेंट है किसी भी टाइम इंस्टेंट के ऊपर। इसी तरह ये जो ये वाला जो पैंदे वाली एग्जांपल थी, उसके अंदर जो बॉल रोल हो रहा था, तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम किसी भी वक्त वो कांस्टेंट है। तो इनका किसी भी एक वक्त में जो सम है चीज़ों का, वो किसी एक इंस्टेंट पे, फॉर एग्जांपल जी इस इंस्टेंट पे आप ले लें, जो इसका जो जहाँ पे जिसकी पेंडुलम की पोटेंशियल एनर्जी है और यहाँ पे जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है, उन दोनों का सम एक कांस्टेंट होगा, और वो किसके इक्वल होगा, इसके मैक्सिमम से पोटेंशियल एनर्जी के या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के। ठीक, इसी तरह बाकी एग्जांपल्स में भी होगा। तो ये याद रखिए कि कंजर्वेशन के जो एनर्जी है वो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में वो कांस्टेंट रहती है, ये लॉ है। इसको रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स में, मतलब ये एक ऐसी चीज है जिसको आप मतलब एक तो कॉमन सेंस जो है वो भी, और दूसरा कई एक्सपेरिमेंट्स ने इसको बारहा प्रूव किया है, तो ये एक कानून का दर्जा है, इसका अख्तियार कर चुका है। अच्छा जी, तो इसके ऊपर आप मतलब इसकी अब बेतहाशा आपको एग्जांपल्स मिलेंगी। अच्छा, एनी हाउ, अब हम आगे चलते हैं। आगे हम चल के किस पे बात करें, हम कैपेसिटर पे बात करते हैं जी। कैपेसिटर का लफ्ज यूज हुआ था जी, कैपेसिटर क्या बुला है, तुम जानना चाहिए ना जी कैपेसिटर क्या है ना। कैपेसिटर जी, एक तो नाम बड़ा भारी है इसका, मुझे एक तो समझ नहीं आती इतना भारी नाम क्यों रखा हुआ है, कोई क्यूट सा नाम रख देते हैं, कैपी सही था ना। अच्छा, बहरहाल जी, कैपेसिटर में करते हैं, ये एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर जिससे किया जाता है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या भला है, इलेक्ट्रिक चार्ज एक क्वालिटी आप समझ लें, एक मटेरियल की क्वालिटी है कि जिससे वो दूसरे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज एलिमेंट्स या जो कोई और मटेरियल को अट्रैक्ट या रिपेल करता है। ठीक, तो यानी दो तरह के चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा जी नेगेटिव चार्ज है, राइट। तो आपको पता है जी, पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो रिपेल करते हैं, पॉजिटिव जो है वो रिपेल करता है। ठीक है जी, ये तो आपको पता ही है। नेगेटिव जो है वो भी रिपेल करता है। ठीक है, सेम चार्जेस रिपेल करते हैं, ऑपोजिट चार्जेस जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो अच्छा जी, तो ये तो हो गया, ये तो है जी चार्ज, जो चार्ज बोला है। अच्छा, अब कैपेसिटर में चार्ज स्टोर कैसे होता है। कैपेसिटर को आप जनाब सादा लफ्जों में जी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये दो प्लेटें किसी भी मेटल की लगी हुई हैं, आपने दो प्लेटें लगाई हुई हैं। ठीक, अच्छा, और ये जनाब मेटल कनेक्टेड है एक से बैटरी से। ठीक है जी, बैटरी से कनेक्टेड है मेटल, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है इसका। ठीक है जी, अच्छा, मेटल के बीच में जनाब अली आपने कुछ एक और मटेरियल डाला हुआ है, ये एक इंसुलेटर है, जिसे डाइलेक्ट्रिक भी कहते हैं। इसका काम क्या है, इसका काम यह है कि इन दोनों प्लेट्स को उसने ज्वाइन नहीं होने देना, ताकि चार्ज जो है वो एक प्लेट से दूसरी प्लेट में न चला जाए। तो ये चार्ज स्टोर कैसे होता है, जब आप बैटरी को इससे कनेक्ट करते हैं, हकीकत में हमें यहाँ पे एक एहतियात के लिए एक रजिस्टर भी लगा देना चाहिए, लेकिन चलिए हम जो है ना इसको सादा रखते हैं ताकि सलीस रहे ज़्यादा से ज़्यादा। बहरहाल, तो हम रजिस्टर को यहाँ नहीं करते, हम सिर्फ जो वायर की रेजिस्टेंस है उस पर इक्तफा करते हैं। एनी हाउ, तो होता है कि जब आप इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव इस प्लेट को जिसे आपने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, इस प्लेट को आपने नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट कर दिया, तो इसके ऊपर चार्ज एक्यूमुलेट होना शुरू होगा। कैसे एक्यूमुलेट होगा, इसके ऊपर जी पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा दूसरी साइड के ऊपर। अब ये चार्ज यहाँ पे रहेगा क्यों, क्योंकि चूंकि पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस हैं आपको पता है कि अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो इसकी अट्रैक्शन की वजह से ये यहाँ पे चार्ज रहेगा, यहाँ से हटेगा नहीं। और ये जो चूंकि जो डाइलेक्ट्रिक है वो इंसुलेटर है, वो इस चार्ज को एक दूसरे से मिलने नहीं देगा।
तो ये जो है वो ये कैपेसिटर, इसको इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में यूज़ करते हैं, इसकी बड़ी एप्लीकेशन है, वो उसको आप फिलहाल रहने दें। अच्छा जी, तो ये आप ध्यान में रखें, ये डाइलेक्ट्रिक, हमारी कोशिश ये होती है कि ये बेहतर से बेहतर इंसुलेट कर सके, और एट द सेम टाइम जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है उसकी तरह उसकी उसकी बेसिस पे ये जो प्लेट्स हैं उसके ऊपर चार्ज स्टोर हो सके। ये जी कैपेसिटर। अच्छा, अब अगला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं जी, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन क्या भला है? ये जी आप पल्स क्या होती है जी, पल्स आप यूं समझ लें, ये जी बैटरी जो आपने यहाँ पे लगाई हुई है, से इसके आगे एक स्विच भी लगा हुआ है, ठीक। तो आप ये समझ लें जी कि बैटरी के आगे जनाब अली हम यहाँ स्विच लगा देते हैं एक। अच्छा जी, बैटरी के आगे जी हमने एक स्विच भी लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये स्विच है ना, इस केस में तो आपने ऑन किया हुआ है। अच्छा, बहरहाल तो पल्स विड्थ में क्या होता है, आप अगर स्विच की दो स्टेट्स हो सकती हैं, या तो आप स्विच को ऑफ कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा, ऑफ होगा तो बिजली नहीं जाएगी, वो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, आपने बल्ब का स्विच ऑफ किया है तो बल्ब नहीं ऑन होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरी स्टेट ये है कि आप स्विच को ऑन कर सकते हैं, आप स्विच को ऑन करते हैं तो क्या होता है, बल्ब ऑन हो जाता है अगर बल्ब के साथ स्विच लगा हुआ है। हाँ, लेकिन प्रोवाइडेड पीछे से लाइट आ रही है, लोड शेडिंग नहीं है तो। अच्छा बारह, तो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। सो पहले हम पल्स की बात करते हैं कि पल्स क्या भला है, जो पल्स है ये क्या चीज़ है। तो अगर आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद स्विच को ये ऑन ऑफ करना है, अगर आप स्विच को पहले से ऑफ है, अगर स्विच को ऑफ है, फिर थोड़ी देर बाद जाके ये ऑन हो जाता है, फिर ऑफ हो जाता है, वापस ऑफ हो जाता है, फिर थोड़ी देर बाद ये फिर ऑफ हो जाता है। पल्स जो है, वैसे पल्स ट्रांजिशन का नाम है ऑफ से ऑन और ऑन से ऑफ, राइट। इसको आप ये समझ सकते हैं। तो अगर एक इसी तरह की मतलब कई पल्सेस आपने कनेक्ट की हुई हैं, राइट, तो उसको आप कैसे करेंगे, ये आप फिर थोड़ी देर बाद आप फिर ऑन कर देंगे, फिर थोड़ी देर बाद फिर ऑफ हो जाएगा वो, फिर ऑन फिर ऑफ, मतलब सो एंड सो फोर्थ। अब पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का क्या मतलब है? पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का मतलब ये है कि जो ये विड्थ है ना आपकी, ठहरिए इसको ड्रॉ करके बताते हैं कि जो आपकी ये विड्थ है ना, ये जो ये विड्थ है, ये पल्स की जो विड्थ है इसके बीच में, राइट, इस तरह जो यहाँ पे विड्थ है, राइट, ये जो विड्थ है ना, इसको आप मॉड्यूलेट करें। मॉड्यूलेट करें क्या मतलब है, चेंज करें। चेंज कैसे करें, किसी भी एक्सटर्नल कोई और सिग्नल की बेसिस पे। लेकिन आप बस ये ध्यान में रख लें कि मॉड्यूलेशन का मतलब ये है कि आपने विड्थ को मॉडिफाई करना है इसको, और मतलब आप चाहें तो एम्पलीट्यूड को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन हाँ मतलब लेकिन नाम से चूंकि ये है कि आप विड्थ को मॉड्यूलेट करें। विड्थ को आप कैसे मॉड्यूलेट करेंगे जनाब से, अब आप दोबारा ऑन ऑफ स्टेट पे चले जाएं, ये ऑन स्टेट है जी, और ये इसकी ऑफ स्टेट है जनाब, सॉरी माफ कीजिएगा, और ये जनाब ये ऑन है, ये ऑन है और ये ऑफ है, ठीक। तो पहले जी नॉर्मल तरीके से पल्स, नॉर्मल तरीके की पल्स मोटी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने उसकी मोटाई जो है वो आपने तब्दील करनी है, से आपने ज़्यादा देर के लिए से ऑफ रखा, फिर आपने थोड़ी देर के लिए ऑन किया, ठीक, फिर आपने ऑफ रखा, फिर आपने मज़ीद थोड़ी देर के लिए ऑन किया, फिर आपने से थोड़ा ज़्यादा देर के लिए ऑन किया, फिर आपने ज़्यादा देर के लिए ऑफ किया, फिर आपने ज़्यादा देर के लिए ऑन किया, मतलब थोड़ी देर के लिए ऑन किया, फिर ऑफ किया, फिर से ज़्यादा देर के लिए ऑन किया, राइट। तो ये जी बेसिकली पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन हो रही है यहाँ पे। इसका फ़ायदा क्या है, मतलब आप ये कह सकते हैं जी कि इस तरह की अगर फॉर एग्जांपल पल्स है, ये इस तरह की पल्स है तो उसका ये मतलब होगा, अगर इस तरह की पल्स है तो उसका ये मतलब होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब आप बस ये ज़हन में रखें कि पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन बेसिकली ये जो पल्स ट्रेन है या जो भी है उसके अंदर ये जो पल्सेस हैं इनकी जो विड्थ है उसको चेंज करने का नाम है, या एम्पलीट्यूड आप कर लें। अगर आप एम्पलीट्यूड उसकी या ताकत चेंज करते हैं पल्स की, तो वो उसमें ये मतलब ये कि उसकी जो वोल्टेज है ऑफ ऑन होने के बाद जिसकी वोल्टेज है वो चेंज करेंगे, तो वो क्या होगी कि फॉर एग्जांपल अगर करंट वोल्टेज इतनी है और अगर आप एम्पलीट्यूड या वोल्टेज चेंज करेंगे तो फिर जो है ना वोल्टेज वो थोड़ी मतलब इतनी होगी, तो पल्स जो रिजल्टेंट पल्स होगी ना वो कोई इस फॉर्म में होगी, मतलब जिसकी ऑन वोल्टेज है ना वो ज़्यादा होगी, ठीक, ये इस फॉर्म में होगी, ठीक, इस तरह करके। अच्छा जी,
तो ये हो गया जी पल्स, एक तो विड्थ को मॉड्यूलेट किया या उसकी एम्पलीट्यूड आपने उसको ऊपर नीचे किया, ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, और आपने या विड्थ को आपने मॉड्यूलेट किया जिसमें विड्थ मॉड्यूलेशन है। मॉड्यूलेशन इज बेसिकली आप समझ लें तब्दीली है या चेंज। चलिए जनाब ये हो गया। अच्छा अब हम आते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर। ये इलेक्ट्रोलिसिस किस चिड़िया का नाम है? क्या इलेक्ट्रोलिसिस चिड़िया है? ये भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है ढूंढने के लिए। चलिए वक्त मिला तो कभी ढूंढेंगे, या किसी चिड़िया को लेकर उसका नाम इलेक्ट्रोलिसिस रख लेंगे। एनी हाउ, इलेक्ट्रोलिसिस ये है क्या? इलेक्ट्रोलिसिस एक केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करते हुए, आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करनी है इलेक्ट्रोलिसिस में, और उससे यूज करते हुए आप करते क्या है, किसी माया मुरक्कब या महलोल के कुछ अज्जा को अलहदा करने का नाम है। थोड़ा मुश्किल हो गया है, आसान करते हैं, दोबारा बताता हूं कि इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करते हुए किसी माया मुरक्कब या महलोल या सोल्यूशन जो आयनिक सोल्यूशन है, जिसके अंदर आयंस हैं, आयंस के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, उनको अलहदा करने का नाम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करते हुए। तो ये वो अमल है जिसके जरिए आगा वकार साहब ने अपनी गाड़ी का, वो कहते हैं कि जिसने उन्होंने अपनी गाड़ी के अंदर हाइड्रोजन जो है वो सप्लाई करते हैं। अच्छा जी, इसके लिए आपको चाहिए क्या? इसके लिए जनाब आपको इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? हमारे केस में हम इसको रखते हैं जी, आपको पानी चाहिए, मतलब हमारे केस में जो हम इस गाड़ी का केस ले रहे हैं, आपने जी पानी है H2O, और से आपने कोई बीच में इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया ताकि इसकी कंडक्शन बेहतर हो। कंडक्शन क्या होती है? इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, समथिंग एक और। अच्छा जी, दूसरा आपको चाहिए इलेक्ट्रोड चाहिए। ये मेटल की प्लेटें हो सकती हैं, ठीक। तीसरा आपको एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स चाहिए। तो हम क्या करते हैं जी, हम बैटरी लगा लेते हैं कोई, ठीक। अच्छा बाय द वे, ये H2O से आपको ये परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये पानी को आप केमिस्ट्री में H2O कहते हैं। H जो है वो हाइड्रोजन का मुखाफिफ है, हाइड्रोजन जो कि गैस होती है। O जो है वो ऑक्सीजन को कहते हैं। ये बिल्कुल ऐसे जैसे PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को हम PIA मुखफ़फ़ के तौर पे कहते हैं। ये समझिए ये एक मुखफ़फ़ है। हाइड्रोजन के लिए H यूज होता है, ऑक्सीजन के लिए O यूज होता है। और H2O का मतलब ये है कि हाइड्रोजन के दो एटम वो है जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल आप समझ लें मैटर का, दो एटम मिलके मिलते हैं और ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं एक एटम के, तो H2O का मॉलिक्यूल बनता है जो कि वाटर मॉलिक्यूल है। तो ये जी इससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। H2O बेसिकली इस चीज को शो करता है। अच्छा जी, तो अब हम अपने हम इसको फिगर से कैसे हम शो कर सकते हैं? ये इलेक्ट्रोलिसिस की आपने फिगर बनानी है, तो क्या बनाएंगे आप? फिगर बनाते हैं जनाब इलेक्ट्रोलिसिस के लिए। अच्छा जी, इसके लिए आपको डेफिनेटली एक कंटेनर चाहिए। कंटेनर क्या होता है? कंटेनर जनाब एक वो चीज होती है जिसके अंदर आप चीजें कंटेन करते हैं। वो तो कुछ भी है। तो चलिए थोड़ा सा ऊपर बन गया, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। अंदर डाल दिया जनाब आपने पानी। ठीक, अब आपने जनाब इलेक्ट्रोड्स हैं वो बेसिकली मेटल की प्लेटें हैं, ठीक जनाब। अच्छा जी, अब इन इलेक्ट्रोड्स को आपने कनेक्ट कर दिया किससे? एक बैटरी से। बैटरी को जनाब हम से ऐसे शो कर देते हैं, चलिए हम आसान रखते हैं चीज़ को। बैटरी को हम
ये दो टर्मिनल्स हैं, तो एक टर्मिनल यहाँ गया, दूसरा टर्मिनल जो है वो इधर चला गया। ठीक, अच्छा जी, अज्यूम कीजिए कि जो इसका ये वाला हिस्सा है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो होगा क्या, जिस हिसाब से आप ये पॉजिटिवली चार्ज होगा और ये नेगेटिवली चार्ज होगा। अच्छा जी, अब इसमें होता क्या है इस प्रोसेस में, इलेक्ट्रोलिसिस में, ये पानी अलहदा कैसे होता है। तो पानी जो है जनाब, पानी ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अच्छा, पानी जो है जनाब ये आयनाइज होता है। आयनाइज को मतलब ये कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स में ऐसे डिवाइड होता है। दो हाइड्रोजन के आयंस होते हैं, और सॉरी, हाइड्रोजन के दो आयंस नहीं। तो जब आयनाइज होता है तो हाइड्रोजन का जी एक आयन निकला, दूसरा आप हाइड्रोक्सिल जो है उसका एक और आयन निकला। ये नेगेटिवली, एक हाइड्रोजन पॉजिटिवली आयन है, पॉजिटिव आयन है, हाइड्रोक्सिल जो है नेगेटिव आयन है। तो जब आप इस तरह इस सर्किट के अंदर होगा क्या, इस पानी के अंदर, चूंकि ये आयंस या पॉजिटिव और नेगेटिव ये आयंस एग्जिस्ट करते हैं, तो इस पे से पॉजिटिव अप्लाई होने की वजह से ये एनोड पॉजिटिवली चार्ज उसको प्लेट को बाय द वे आप एनोड कहते हैं, और नेगेटिवली चार्ज प्लेट को आप कैथोड कहते हैं। तो होगा ये कि पॉजिटिव आयंस जो होंगे वो नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएंगे, क्योंकि याद है आपको अभी पहले हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव जो डिफरेंट चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो पॉजिटिव जो है वो आयंस जो वो एनोड की तरफ जाएंगे, और नेगेटिव आयंस जो है, ये पॉजिटिव आयन है जी, और जो नेगेटिव आयंस होंगे ना वो जाएंगे कैथोड की तरफ। सॉरी, नेगेटिव आयंस जाएंगे एनोड की तरफ, पॉजिटिव आयंस कैथोड की तरफ, नेगेटिव आयंस एनोड की तरफ। अच्छा जी, तब ये पॉजिटिव आयंस कैथोड पे पहुंचेंगे तो क्या करेंगे, ये लेंगे जनाब इलेक्ट्रॉन लेंगे कैथोड से। एक इलेक्ट्रॉन लेगा हाइड्रोजन का जी, एक आयन जो है, और ये हाइड्रोजन का एक एटम बन जाएगा जो कि न्यूट्रल एटम है। ठीक, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये दो हाइड्रोजन, चूंकि खाली हाइड्रोजन का जो एटम है ये काफी रिएक्टिव होता है, तो दो हाइड्रोजन के एटम्स मिलके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना लेंगे। ठीक जनाब। अच्छा जी, एनोड पे क्या होगा, एनोड पे जो हाइड्रोक्सिल आयन है वो पहुंचेगा, और ये एनोड पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये अपना जो एक इलेक्ट्रॉन जो है ना ये उसको दे देगा। किसे देगा, ये एक इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन एनोड को दे देगा। उसके बाद ये इसके ऊपर से चार्ज हट जाएगा, और ये चार मिल के ना क्या बनाएंगे जनाब, दो वाटर मॉलिक्यूल्स बनाएंगे और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाएंगे। ठीक जनाब। तो यूं फिर आपको एनोड पे आपको ऑक्सीजन मिलेगी, इधर आपको मिलेगी जनाब ऑक्सीजन, इधर आपको मिलेगी ऑक्सीजन, और इधर से निकलेगा, बल्कि इसका एरो ये होना चाहिए, इधर से निकलेगी हाइड्रोजन। इन गैसेस को आप बाद में किसी कंटेनर में कलेक्ट कर सकते हैं, मतलब बाद में नहीं, किसी मौके पे, वरना तो मिक्स हो जाएंगे। तो बहरहाल इस कैथोड पे आपको हाइड्रोजन मिलेगी, एनोड पे आपको ऑक्सीजन मिलेगी। तो वकार साहब करते ये हैं कि इधर से हाइड्रोजन लेते हैं और इसको बाद में इंजन में चलाते हैं। अच्छा, बहरहाल उस डिस्कशन के ऊपर हम बाद में आएंगे कि वो कैसे चलता है काम। तो जो ये प्रोसेस है ना, जो ये वाला प्रोसेस है जिसके अंदर हाइड्रोजन आयंस इलेक्ट्रॉन लेते हैं, एनोड और हाइड्रोक्सिल आयंस इलेक्ट्रॉन देते हैं, एक एनोड पे जाता है, दूसरा कैथोड पे जाता है। तो इस सारे काम में ना एनर्जी लगती है। तो एनर्जी कहाँ से आती है, एनर्जी जनाब आ रही है आपकी बैटरी से। तो ये जो है ना हो रहा है विद इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन बात ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जा कहाँ रही है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनाब हाइड्रोजन ऑक्सीजन में केमिकल एनर्जी के फॉर्म में जा रही है।
अगर हम अज्यूम करते हैं कि बाकी सारे जो लॉसेस वगैरह इसके अंदर कोई भी नहीं है। अच्छा, तो ये जी इलेक्ट्रोलिसिस कोई इतना वो रॉकेट साइंस नहीं है। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या है जी, तो रिकैप करता हूँ, आपको एक इलेक्ट्रोलाइट चाहिए जो हमारे केस में वाटर और कोई और इलेक्ट्रोलाइट है ताकि कंडक्शन उसकी इंक्रीज हो। दूसरा आपको इलेक्ट्रोड चाहिए। तीसरा आपको बैटरी चाहिए। ठीक, और फिर आपने उसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह की जी, एक कंटेनर है उसके अंदर आपका पानी भरा हुआ है और ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं और इनको आपने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। जो इलेक्ट्रोड आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया उसको आपने कहा एनोड, जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया उसे कहा आपने कैथोड। ठीक, और जो वाटर बीच में आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट कर जो है हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल की फॉर्म में है। और फिर ये क्या हुआ कि ये जो आयंस हैं ये पॉजिटिवली चार्ज जो है वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ गया, जो कैथोड है जो आयन हाइड्रोजन आयन, वहां पे जाके इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया और हाइड्रोजन आइटम बन गया। दो हाइड्रोजन आइटम मिलके एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गया। इसी तरह हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो गया एनोड पे। एनोड पे उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया और ये और फिर उसके बाद चार उन्होंने मिलके वो दो वाटर मॉलिक्यूल बने और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना। और इसके बाद जो है आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं। और वकार साहब कहते हैं कि जी जो ये हाइड्रोजन है ना, जो ये हाइड्रोजन है ये इसको वो कलेक्ट करके बाद में गाड़ी को एज अ फ्यूल यूज करते हैं। अच्छा जी, तो लेकिन इसके अंदर जो चीज़ें जहन में रखना ज़रूरी है कि ये जो एनर्जी का ट्रांसफ़र का प्रोसेस हो क्या रहा है। तो आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये कहाँ जा रही है, ये ट्रांसफ़र हो रही है केमिकल एनर्जी में। अब आप ये सवाल करेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब करंट कैसे फ्लो कर रहा है। करंट कैसे फ्लो कर रहा है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है कि जब ये करंट की डेफिनेशन क्या थी, फ्लो ऑफ चार्जेस। तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड से जब कैथोड है, जो आप एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन आयन के पास जाता है, तो एक नेगेटिव चार्ज जो है वो कैथोड से निकल के अंदर चला गया। और इधर हाइड्रोक्सल से जब एक इलेक्ट्रॉन वो गिव अप करता है तो एनोड पे जब एक चार्ज जाता है तो एक मतलब एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज जो है वो अंदर गया और जो फिर उसके बाद जो है वो वही नेगेटिव चार्ज एनोड पे गया। और मतलब तो उसके बाद जो है वो मतलब ये यूं सर्किट जो है वो सारा कंप्लीट हुआ। तो यूं आपका जो बेसिकली जो चार्ज जो फ्लो कर रहा है, ये जो चार्ज जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हो रहा है, तो ये आपका इसकी वजह से करंट जो है वो फ्लो हो रही है और ये सर्किट यूं कंप्लीट हो रहा है। तो फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है बेसिकली इन यहाँ पे इस प्रोसेस के थ्रू केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो फिर जब बाद में आप इस हाइड्रोजन को जलाते हैं, हाइड्रोजन को जलाते हैं क्या मतलब, आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सर है, उसके अंदर आपने फ्लेम इंट्रोड्यूस किया है, तो प्रप करके जो है ना ये हाइड्रोजन जल के क्या बन जाएगी, ये दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स जो है ना एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को मिला के ये दो वाटर के मॉलिक्यूल्स बनाएंगे और साथ में क्या होगा, साथ में एनर्जी भी रिलीज होगी। ये वही केमिकल एनर्जी है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आई थी इस प्रोसेस में। तो जनाब फिर इस प्रोसेस में जब हाइड्रोजन जो जलाएंगे तो दोबारा वाटर बनेगा और साथ में एनर्जी रिलीज होगी। इसको से आप कह सकते हैं जी हीट रिलीज होगी, राइट, हीट के फॉर्म में रिलीज होगी। ठीक, तो टू समराइज ये एनर्जी का कन्वर्जन का प्रोसेस कैसे हो रहा है इस होल प्रोसेस में, इलेक्ट्रोलिसिस और बाद में जलने से। पहले है जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो हुई केमिकल एनर्जी में, और वो ट्रांसफर हुई जी बाद में जब आपने जलाया उसको, वो हीट एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हुई। ठीक, लेकिन ये बात जहन में रखने वाली है कि जितनी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस सिस्टम के अंदर इस बैटरी से आ रही है उतनी या उससे कम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ये हो नहीं सकता
कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप थोड़ी दे रहे हो और ज्यादा केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही हो। ये ऐसे ही है जिस तरह आपने वो कंजर्वेशन ऑफ मास के अंदर एक कंटेनर में आइस और फिर आइस की कन्वर्जन लिक्विड और लिक्विड से स्टीम वाली और स्टीम से बैक आइस के अंदर आपने सुनी थी शुरू में। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आप एडिशनल मास अगर सिस्टम के अंदर नहीं है तो वो कहाँ से आएगा। तो ऐसा ही इसके अंदर ये पॉसिबल नहीं है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो आप थोड़ी दे रहे हो लेकिन ज्यादा केमिकल एनर्जी स्टोर हो रही हो, और ये भी पॉसिबल नहीं कि वो केमिकल एनर्जी जब बाद में हीट बने तो वो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो कि जो कि आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने शुरू में आपने सिस्टम के अंदर दी थी। चलिए, ये तो हो गया इलेक्ट्रोलिसिस और इसका थोड़ा सा लिंक जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जीज है।